सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज से हम जीव विज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड होगी। हमने जैसे कि फिजिक्स को यहाँ पर ख़त्म किया था, वैसे ही हम बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे। तो आज जो है हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन सी चीज़ कैसी होती है, थोड़ी बहुत बायोलॉजी का ओवरव्यू जानेंगे इंट्रोडक्शन के रूप में। और उसके बाद जो उसका क्विज़ है वो भी आप लोगों की डिमांड पे, जैसा कि फिजिक्स के कई वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट किया है कि सर डिटेल के बाद उनका क्विज़ भी स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर बायोलॉजी के हर आपके वीडियो में जो भी मैं शुरू में पढ़ाऊंगा उसके बाद कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चंस वहाँ पे लिए जाएंगे जो कि आपको बताए जाएंगे उनके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आज जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको देख सकते हैं दिया हुआ है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द, अब देखिए मतलब जीवधारियों का अध्ययन जहां पे किया जा रहा है उसको हम बायोलॉजी बोल रहे हैं, यहाँ पर जीव विज्ञान बोल रहे हैं। अब बायोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द? पहला शब्द है बायोस जिसका अर्थ होता है जीवन, तथा अगला है लोगोस, तो उसको हम बोलेंगे अध्ययन। तो बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस यानी कि जीवन और दूसरा है लोगोस यानी कि अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरेंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1801 में किया था। तो ये दो वैज्ञानिक के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले किया था लैमार्क ने और ट्रेविरेंस, दोनों ने मिलके ही 1801 में किया था। अब और कुछ बातों को जानते हैं कि जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। यानी कि जीव विज्ञान का इन्होंने क्रमबद्ध ज्ञान जो हुआ वो अरस्तु के काल में हुआ। इन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इस स्लाइड से आपके 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक कि विज्ञान यानी कि जो जीव विज्ञान है उसका क्रमबद्ध ज्ञान किसके काल में हुआ? तो अरस्तु के काल में। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? तो वो भी बोला जाता है आपके अरस्तु जी को। तो ये सब क्वेश्चन यहां से बनते हैं और एक लैमार्क वाला क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। अब जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में हम यहां पर जान लेते हैं और उनके जनक के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए जनकों की बात करें, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, तो उसके जनक अरस्तु को माना गया है। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, उसके जनक थियोफ्रेस्ट को माना गया है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी कि मॉडर्न बॉटनी की अगर बात करें तो उसको लिनियस को बोला गया है। जेनेटिक्स की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला गया है। आधुनिक अनुवांशिक की बात करें यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो टी.एच. मॉर्गन को बोला गया है, यानी कि वो उनके जनक है। कोशिका विज्ञान जिसको साइटोलॉजी भी बोलते हैं उसकी बात करें तो रॉबर्ट हुक। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के भी हैं अरस्तु। टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी की बात करें तो उनके जनक माने जाते हैं लिनियस जी। चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिसिन की बात करें तो हिप्पोक्रेट्स। कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी की बात करें तो माइकोलॉजी जो है माइकेली के द्वारा ही इनका जो है जनक कहे जाते हैं, विभिन्न शाखाओं के जनक के रूप में जो हम पढ़ रहे हैं। जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो ये जो है ल्यूवेन हॉक के द्वारा इनको खोजा गया था, या ल्यूवेन हॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच की बात करें तो इनके जनक लुई पास्चर को माना गया है। जो आपके आधुनिक भ्रूण विज्ञान है, ठीक है, उसके जनक की अगर हम बात करें तो वो हैं आपके वॉन वेयर। कौन? वॉन वेयर। उसके बाद है आपके पादप शारीरिकी, है ना। पादप शारीरिकी की बात करें तो यानी कि प्लांट एटोनॉमी की बात करें तो प्लांट एनाटॉमी जो है उसके जनक माने जाते हैं एन ग्रीव। फिर औद्योगिकी की बात करें यानी कि औद्योगिकी। हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोलॉजी जो है मार्सेलो मेलपिघी के द्वारा जो है उनके जनक माने जाते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान की बात करें तो एडवर्ड जेनर।
भारतीय ब्रायोलॉजी की बात करें, इंडियन ब्रायोलॉजी, तो एस आर कश्यप। भारतीय पारिस्थितिकी की बात करें तो आर मिश्रा। भारतीय कवक विज्ञान की बात करें तो ई जे बटलर। और भारतीय शैवाल विज्ञान यानी कि इंडियन जो है, देखिए सब में भारतीय भारतीय आपका लगा गया है, भारतीय कवक विज्ञान, भारतीय शैवाल विज्ञान, भारतीय, तो ये अलग से क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि भैया भारतीय शैवाल विज्ञान के बारे में बताइए कि किसने खोज की थी या कौन उसके जनक होते हैं। तो यहां पर इंडियन फाइकोलॉजी की बात कर रहे थे, तो वो है आपका एम ओ ए अयंगर। ठीक, एम ओ ए अयंगर। अब कुछ बातें जान लेते हैं कि जीव विज्ञान की प्रमुख जो जो यहां पे शाखाएं हैं उससे रिलेटेड। तो निम्नलिखित 3 शाखाएं हैं: वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और सूक्ष्म विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। अब इसके अंतर्गत देखते हैं, पहला जो है वनस्पति विज्ञान। तो इसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। थियोफ्रेस्ट ने जो थे उन्होंने वनस्पति विज्ञान की खोज की थी, या उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो बस इतना आपको याद रखना है। प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, विशेष तौर पर उनके शरीर, उनकी रचना और जो उनका वर्गीकरण होता है, शरीर की क्रिया, इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं, रोग विज्ञान के बारे में जानते हैं। सूक्ष्म जीव की बात करते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान की माइक्रोबायोलॉजी की थी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों की जो संरचना है तथा प्रकार्यों की बात करें, ठीक है, तो उनका अध्ययन किया जाता है, संरचना प्रकार्यों का अध्ययन किया जाता है। और इन सूक्ष्म जीवों में प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु तथा विषाणु आते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का खाद्य उद्योग तथा चिकित्सा में अत्यधिक उपयोग होता है। ठीक है, तो इनका किसमें सबसे ज्यादा, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है उनका उपयोग सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो वो होता है खाद्य चिकित्सा में अत्यधिक उपयोग होता है। विशिष्ट क्षेत्र, जीव विज्ञान की अन्य प्रमुख शाखाएं हैं जैसे कि आकृति विज्ञान यानी कि मॉर्फोलॉजी, मतलब जीवित प्राणियों की संरचना का अध्ययन। फिर उसके बाद बाह्य आकृति विज्ञान की बात करें यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। आंतरिक विज्ञान यानी कि आंतरिक आकृति विज्ञान, इसके अंतर्गत भी 2 चीजों को हम पढ़ते हैं, शरीर रचना विज्ञान और ऊतक विज्ञान। तो ये चीजें जो है आपको साइंस में जब और डीप में आप जाते जाओगे तो पढ़ते जाओगे। जैसे आकृति विज्ञान है, उसमें क्या कर रहे हैं, जीवित प्राणियों की संरचना का अध्ययन करेंगे। बाह्य आकृति विज्ञान में बाह्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे। आंतरिक आकृति में क्या करेंगे, आंतरिक अभिलक्षणों का अध्ययन करेंगे। और उसके अंतर्गत 2 है, शरीर की रचना हो गई यानी कि शरीर रचना विज्ञान, जिसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। और ऊतक विज्ञान की बात करें तो इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। आप इसको विज्ञान भी पढ़ सकते हैं और विज्ञान भी पढ़ सकते हैं, पतंजलि जी के यानी कि बाबा रामदेव की लैंग्वेज में बात करें तो ऊतक विज्ञान। अब बात करते हैं, कुछ और चीजें दी गई हैं कि जैसे शरीर की रचना विज्ञान में जहां सामान्य आंखों द्वारा दिखाई देने वाले शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है, वहीं ऊतक विज्ञान में ऊतकों की रचना तथा संयोजन का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए ये जो पहला पार्ट परिचय वाला पार्ट है, तो इसमें हम बायोलॉजी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जान रहे हैं। बाकी हर टॉपिक को हम आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि फिजिक्स को हमने हर एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है। अब देखिए वर्गीकरण की बात करते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत वनस्पतियों तथा प्राणियों के वर्गीकरण, उनके अंतर संबंधों तथा विकासवादी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। और यह विज्ञान जीवों की पहचान एवं उनकी नाम पद्धति से भी संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि नाम वगैरह दिया जाता है और मेनली जो है उनके वंश का नाम, उनकी जाति का नाम, ये सब बताया जाता है। आगे के वीडियोस में हम इसको डिटेल में जानेंगे टैक्सोनॉमी को। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो कौन है, कैरोलस लिनियस। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और जो पॉइंट है हमारे पास, जैसे कि कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी, तो इसके अंतर्गत तथा इसमें विद्यमान विभिन्न पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मुख्यतः कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान नाभिक के व्यवहार के बारे में हम इसमें जानते हैं। तो देखिए आगे जब हम सेल को पढ़ेंगे तो उसमें हम कोशिका के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। भ्रूण विज्ञान की बात करें तो यह भ्रूण तथा उसके विकास से संबंधित है। अनुवांशिकी जेनेटिक्स की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। विकास की बात करें तो इसके अंतर्गत जीवित प्राणियों की उत्पत्ति तथा उसमें समय समय पर आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाएगा। पुरावृष्टि विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत
जीवाश्मों के आधार पर प्राचीन काल का अध्ययन किया जाएगा और प्राणियों के जीवाश्म के अध्ययन को पुरा प्राणी शास्त्र तथा वनस्पतियों के जीवाश्मों को पुरा वनस्पति शास्त्र कहा जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत वनस्पतियों तथा प्राणियों के विभिन्न क्रियात्मक पक्षों जैसे कि उपापचयन, उसके बाद पोषण, वृद्धि, गति, श्वसन इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे। इकोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या है कि जीवों तथा उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है और इन आधारभूत उपभागों के अतिरिक्त भी विज्ञान के बहुत सारे विशेषीकृत उपभागों को पहचान मिली है। जैसे कि देखते हैं फाइकोलॉजी हैवान विज्ञान, माइकोलॉजी कवक, लाइकेनोलॉजी है लाइकेन विज्ञान से रिलेटेड है, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया विज्ञान है, टेरिडोलॉजी है फंड विज्ञान, प्रोटोजोलॉजी है प्रोटोजोआ का विज्ञान और हेल्मिन्थोलॉजी की बात करें तो परजीवी कृमि विज्ञान है, पैथोलॉजी रोग विज्ञान है, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान है, ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षी विज्ञान है और एथोलॉजी है प्राणी व्यवहार विज्ञान है। ऐसे कई सारे हैं। इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें जो है हम इन्हीं सब चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो आपका 2nd नंबर का वीडियो होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट की। अब जो हमने अभी डिटेल पढ़ा, विज्ञान का परिचय पढ़ा, उससे रिलेटेड चीजें यहां पर हमने देखी। अब उसका हम कुछ क्वेश्चन यहां पर टेस्ट के रूप में लगाते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको लिस्टर को। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत कट जाता है, जल जाता है, छिल जाता है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो सीधे डॉक्टर आपको इंजेक्शन नहीं देता, इलाज नहीं होता, उसके लिए जो वहाँ की सिस्टर होती है वो आके आपका थोड़ा सा मलहम पट्टी करती है। आधुनिक सर्जरी मतलब थोड़ी सी ऊपर मलहम लगा देगी, साफ सफाई कर देगी, तो उसको भी बोलेंगे कि हम थोड़ी सी सर्जरी कर दी उसने। तो कौन करती है? सिस्टर करती है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं सिस्टर या लिस्टर। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी लिस्टर के द्वारा किया गया है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की अगर हम बात करें तो रेबीज के टीके की खोज की है यहां पर पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई है। तो रेबीज जो है एक प्रकार का विषाणु है जो कि कुत्ते के लार में पाया जाता है और अगर कुत्ता आपको काट लेता है तो आपको इसके टीके लगवाने बहुत ही जरूरी रहेंगे। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया है? मेंडल के द्वारा कहा गया है या मूलर के द्वारा, वॉटसन या कॉरेंस? तो इसकी बात करें, हमने भी डिटेल में पढ़ा था, तो मेंडल के द्वारा कहा गया है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी? तो हमने पढ़ा फादर ऑफ बायोलॉजी किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन जो है कि फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? मेंडल, डार्विन या फिर लेमार्क या डी वेरीज? तो जो है फिलोसफिक जियोलॉजी के लेखक हैं वो हैं आपके लेमार्क जी। कौन है? लेमार्क। ये याद रखिएगा, बहुत ही आईएमपी यहां पर क्वेश्चन हो जाता है ये कि फिलोसफिकल जो आपके जूलॉजी हैं उनके लेखक कौन है? तो उनके लेखक हैं लेमार्क। अगला क्वेश्चन है कि अनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो नियम के जन्मदाता है मेंडल जी। कौन है? मेंडल साहब। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति वर्णवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो उससे संबंधित मतलब विशेष संबंध किनका था? चार्ल्स डार्विन का, रॉबर्ट हुक का, लेमार्क का या डी वेरीज का? तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन वाला, बहुत एग्जामों में पूछा गया। तो इसका आंसर है चार्ल्स जो है डार्विन का। ठीक है, ये बोला ही जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसका है, तो डार्विन आपको आंसर लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला पार्ट समाप्त होता है। तो अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि ये सीरीज आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा हुआ था कि आप लोगों ने वीडियोस पे लाइक नहीं किए थे, व्यू नहीं किए थे। तो क्या है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को तो अच्छा नहीं होता। आप लोग लाइक कीजिए वीडियोस को, उससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए। क्या है कि लाइक व्यू आते हैं 2000, लाइक होते हैं 50, तो उससे ऐसा लगता है कि लोगों को वीडियोस पसंद ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो थोड़ा सा लाइक कीजिए वीडियोस को, ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि वीडियोस को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।